हेलो एवरीवन, शुभ प्रभात, हैप्पी भाई दूज। मैं विकास करबास, RAS 2023 रैंक 23। आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथी लोग जो कहीं ना कहीं मुझसे सीनियर भी हैं और कई लोग जो जूनियर हैं, और वो खास करके अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जर्नी है, खास करके किसी सिविल सर्विस की या फिर अदर स्टेट सर्विसेज की, तो उन सभी के लिए जो है मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल, उसके अलावा हेल्थी कंपटीशन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनके कोलैबोरेशन से जो है अपलोड कर रहा हूँ। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है और पहली मेरी जो वीडियो उन्होंने डाली थी, तो जो है उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ अपने कुछ सवालों के साथ में, जो मुझे बताए गए हैं या फिर मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए आपसे। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन की बात है तो मैं, जैसे मैंने नाम बताया अपना, विकास खरबास। एक्चुअली मैं विकास चौधरी, हमारी जो है गोत है विकास खरबास। मैं जयपुर का निवासी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग और जो अपनी कॉलेज है वो दोनों ही जयपुर से ही किए। स्कूलिंग मैंने 12th तक जो है निवेदिता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की, उसके और तुलसी विद्यापीठ स्कूल 10th तक। उसके बाद में मैंने अपनी ग्रेजुएशन राजस्थान कॉलेज से की है। पैरेलली मैंने नेशनल कैडेट कोर्स नेवल विंग से NCC भी की है, जहाँ मैं बेस्ट कैडेट रहा। उसके अलावा मैंने ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट कैंप OSD, वो भी जो उसके लिए भी मैं चयनित हुआ। उसके बाद में मैंने अपनी जो बीएड की 2 वर्ष की बीएड ब्राइट फ्यूचर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से, जो निर्माण नगर में है। उसके बाद में मैंने 2022 से 2024 2 साल के लिए MA इंग्लिश लिटरेचर से राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर किया। अभी मैं एकेडमी को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और मैं जो है उम्मीद करूँगा कि मैं PhD या फिर अदर किसी एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ बढ़ूँ। माता पिता की बात करूं तो पिताजी किसान हैं और हम जयपुर में ही हैं, तो हमारी जो यहाँ पर जो ज़मीन है, खास करके पुश्तैनी जो ज़मीन है, वहाँ पर हम खेती ही करते हैं। उसके अलावा हमारा जो है सच कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। मम्मी जो है खेती का काम देखती हैं। उसके अलावा घर परिवार में जो है मेरे पिताजी और 6 भाई हैं, मेरे चाचा जी, सभी जो है हम एक साथ ही रहते हैं। हमारा एक जॉइंट फैमिली है। उसके अलावा हम प्रॉपर जो हैं जयपुर के निवासी हैं, तो हमारे जो गांव हैं आसपास के, उनमें मतलब काफ़ी अच्छा हम जो हैं कोऑपरेट करके रहते हैं। उसके बाद में फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो RAS का सपना मैंने कब देखा, तो देखो, इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा कि सपना तो ऐसी चीज़ है जो हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ ही जाते हैं। तो वैसा कुछ ही मेरे साथ हुआ 2019 में, जब मैं केरला, जहाँ मुझे ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट कैंप के लिए जाना था। तो उस समय कुछ इश्यूज़ हुए, उनकी वजह से हमारा वो कैंप कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर मैं जब घर आया, घर आने के बाद भैया ने, बड़े भाई है मेरे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उसी के बाद में मैंने इसकी जर्नी शुरू की। ओके। और फिर धीरे धीरे जो है आसपास के ऑफिसर्स को देखा तो लगा कि हाँ, कुछ कर सकते हैं। और मेरा सीधा सा कंसेप्ट है कि ड्रीम बिग, अचीव बिग एंड हार्ड वर्क। तो जितना हम जीवन में करने की सोचें, उसमें ज़रूरी है कि हम बहुत ऊंचे से ऊंचा ही सोचें, क्योंकि ईश्वर ने हमें सभी को समान दिमाग, समान एक्सेलेंसी दी है। हम ही अगर उसको कमज़ोर मानते हैं तो हम उस ऑलमाइटी को अपमानित करते हैं, जिन्होंने हमें इतना जो है पावर दी है, इतनी ह्यूमन कैपेसिटीज़, इतनी एक्सेसिबिलिटी हमें दी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। उसके बाद में अब सेम जो है क्वेश्चन आता है शुरू करने से पहले से, अब डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद में, कि हाउ आर यू फीलिंग दैट टाइम। तो देखो, ऐसा सच कोई बड़ा चेंज, ड्रास्टिक चेंज हुआ नहीं, क्योंकि मेन चीज़ें होने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब मुझे खुद को याद नहीं है कि मैं मतलब उसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहा। जैसे कहते हैं ना कि खुशी के आंसू टाइम, मेरे को वो भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि मतलब समय ही बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। जैसे मैंने कहा कि मैं यहीं से हूँ और आसपास हमारे काफ़ी गांव हैं और हम जॉइंट फैमिली में हैं, तो मतलब सांस ले पा रहा हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो मतलब अब हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमारे मतलब पूरे गाँव में, मतलब हमारी पहली ही पीढ़ी है जो शायद मैंने ही कोई सिलेक्शन लिया, क्योंकि हमारे आसपास ज़रूर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मगर ना तो वो सिविल सर्विस में है, और हमारे खुद की फैमिली में तो ऐसा कोई है ही नहीं, आज तक भी नहीं था। तो सच में बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद में अब कुछ सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। मेरा तो खूब हो गया। अब जो अपना छोटा भाई बहन है या फिर ऐसे लोग जो तैयारी में लगे हुए हैं पहले से ही, तो उनके लिए मेरे पास क्या है। तो देखो, क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ RAS। तो देखो, RAS का एग्ज़ाम पैटर्न 21 तक जनरल था, जिसमें आपको कुछ फैक्ट देखने थे और जनरली कंटेंट आपको अवेलेबल था मार्केट में, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते थे। अब 23 और अभी जो चॉइस का मेंस था, उसमें मतलब चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसमें हुए हैं। और
वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। और यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि अगर आपको अपने आप पर और ख़ास करके अपनी पढ़ाई और आंसर राइटिंग पे भरोसा है ना, तो आप हर एग्ज़ाम को निकाल सकते हो अब से। क्योंकि पहले फैक्ट का काम था, फैक्ट याद हैं तो हैं, नहीं हुए तो नहीं सही। मगर अब धीरे धीरे चीज़ें इतनी कंसेप्चुअल हुई है, इतनी एनालिटिकल हुई है कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को ब्रशअप करेंगे, वो ही बेनिफिशियल रहेगा। अब सवाल आता है वो किया करा, तो वो भी करा आप, टेंशन मत लो, मैं हूँ यहीं पर और साथ में सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज़ द योर स्ट्रेटजी फॉर दिस एग्ज़ाम। स्ट्रेटजी देखो ऐसा सच कुछ नहीं है। मैंने 2020 में ऑनलाइन टीचिंग ली थी, ऑनलाइन कोचिंग ली मैंने। उसके बाद में जो है मैंने दूसरी कोचिंग जो है मतलब उससे टेस्ट सीरीज़ वगैरह ली, और अभी 23 वाले जिसमें मैं लगा हूँ उसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ ली है। उसके अलावा मैंने कोई कोर्स लिया नहीं था। जो सब्जेक्ट मुझे लगता था कि हाँ इसका एक बार मैंने वीडियो देख ली, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं दूसरी कोचिंग की वीडियो भी ले लेता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो हर किसी में अपने अपना टैलेंट है, हर एक कोचिंग की, हर एक व्यक्ति की अपनी एक यूएसपी होती है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैंने लगभग हर कोचिंग के अच्छे अच्छे कंटेंट को इकट्ठा किया है और उसके साथ में चीज़ें बनाई हैं। मैंने अपने लेवल पर भी चीज़ें कलेक्ट की हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल मना नहीं करता कि मैंने कोचिंग या फिर किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया। देखो अभी इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है कि जिसको मैं पहले ले रहा हूँ, डिड यू टेक कोचिंग और व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोचिंग इन सिलेक्शन। तो मैंने कहा यहाँ मैंने कोचिंग ली है। मैंने 2020 में ऑनलाइन कोर्स लिया है कोचिंग से। उसके बाद में मैंने दूसरी कोचिंग से टेस्ट सीरीज ली। उसके बाद मैंने तीसरी कोचिंग से भी टेस्ट सीरीज ली थी, और अभी एट प्रेजेंट मैं कोचिंग में फैकल्टी भी हूँ। तो हालांकि मेरा पूरा मतलब जितना भी 5 साल का कैरियर उसमें मैं कोचिंग से जुड़ा रहा, और उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मुझे पढ़ा रहा है या जिसने इस कोचिंग की स्थापना की है, मेरी जितनी उम्र है उतनी उम्र से वो उस चीज़ का अनुभव है, अनुभवी है, मतलब उसको कंटिन्यू कर रहा है। तो ये चीज़ें उसमें कोई दो राय नहीं कि, और इसमें कहा गया जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन विच कोचिंग इज़ रिकमेंडेड। देखो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपको क्या लगता है ना। जैसे मैं यहाँ का हूँ तो मैंने शुरू ही ऑनलाइन ही किया था, तो फिर उसके बाद मेरे को कभी ऑफलाइन की आदत ही नहीं पड़ी। ऑनलाइन की अपनी जो पॉजिटिविटी है और अपने ही कुछ समस्याएं हैं, उसी तरह ऑफलाइन की कुछ समस्याएं हैं तो उसका कुछ फ़ायदा भी है। तो ये आपको खुद को देखना है। अगर आप ऑफलाइन जाने के लिए कैपेबल हैं, आप दूसरी जगह आ सकते हैं तो कोई बात नहीं। बाकी ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको घर बैठे, खास करके ऐसे लोग जो सर्विस में हैं या फिर ऐसे लोग जो ऐसे रिमोट एरियाज से आते हैं जहाँ पर इतनी एक्टिविटी नहीं होने देते, तो वहाँ पर ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोचिंग इन सिलेक्शन। देखो अनडाउटेडली कोचिंग जो है हमें एक डायरेक्शन दे देती है। इसी में से एक नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ था, तो मैं उसको साथ ही ले लेता हूँ कि भाई आप क्या कोचिंग रिकमेंड करेंगे। तो देखो होता क्या है कि मैं अब जब से पैदा हुआ हूँ अब तक मैं लगभग 26-27 साल का हूँ। तो इतने बड़े डेवलपमेंट में अगर मैं मेरे पापा के साथ बचपन के 1 साल से 6 साल 8 साल तक उनकी उंगली पकड़ के चलाऊँ ना, तो उन्होंने उस उंगली के दम पे मुझे पूरी दुनिया का अनुभव करवा दिया। समझ रहे हो? और यही चीज़ मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं ही अपने आप में सब कुछ हूँ, तो मैं ना मतलब घर वालों की बात सुनता बचपन से, ना मैं मम्मी पापा को इतना वो जो है मतलब उनकी बातों को गौर करता, तो मैं अपने जीवन में अपनी निगेटिविटी रखता और फिर धीरे धीरे उस हिसाब से मैं डेवलप होता। लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों से मुझे हर चीज़ के लिए तैयार कर दिया। उसी तरह कोचिंग भी जो है अपने अनुभवों से हमें हर चीज़ के लिए तैयार करती है। कोचिंग हमें बताती है कि आपको, क्योंकि देखो आप सिलेबस लाओगे, उसको इकट्ठा करोगे, बुक्स रिकमेंड करोगे, बुक्स पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसकी वजह आप एक अच्छी कोचिंग लो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कई सारे मेरे साथी हैं जो लगते हैं बिना कोचिंग भी, लेकिन देखो ये लोग जो हैं लगते हैं, लेकिन हम जो हैं आप कोचिंग को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसी सारी चीज़ें पहले से तैयार मिलती है और आप फिर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मूवमेंट करते हैं। और समय का अभाव इतना है कि आज के ज़माने में धीरे धीरे जो है हमें पता है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही है। तो मैं पूरी तरह रिकमेंड नहीं कर रहा कोचिंग्स को, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ वो ले सकते हैं तो लीजिए। और इस संबंध में जो है मतलब मेरा अनुभव यही रहा कि मैंने कोचिंग ली है और उससे मुझे सारी चीज़ें जो हैं एक जगह पर मिली, और मुझे बस अपने ही एफर्ट लगाने थे। क्योंकि मेन चीज़ ये भी तो है ना कि मैं 100 जगह मेरे एफर्ट लगाऊं और फिर मेरे एफर्ट शुरू होते हैं। क्यों ना मुझे 90 जगह की चीज़ें, जैसे सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना है, किधर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एमसीक्यू क्या है, पीवाईक्यू क्या है ना, टेस्ट सीरीज कौन सी लगानी है, क्या इंप्रूव करना है, ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही है। अब उसके बाद मुझे बस आंसर राइटिंग ही करनी है और पढ़ना ही है। तो इतने सारे काम कोचिंग मुझे करके देती है, और जो बचे 2-3 काम, जैसे आंसर राइटिंग मुझे करनी है, पढ़ना मुझे है और रिवाइज मुझे करना है,
ये काम अगर मुझे कोचिंग करके दे रही है तो मैं अपना जो है यूटिलाइजेशन करूँगा। और मेरे सीधे फंडे हैं, देखो समय और मेरी जो मेहनत, उन दोनों को मुझे यूटिलाइज़ करना है एट पीक, जितना ज़्यादा मैं उनको बहुत कम एफर्ट में यूज़ कर सकूँ। क्योंकि मैं एनसीसी वाला, हमारे और डिफेंस में एक शब्द चलता है मकरा, मतलब मकरा मतलब आलसी, मतलब जो हर बार कुछ ना कुछ करके अपना काम निकलवाता है, मतलब वो आलसी होता है। तो हम मकरे वाले आदमी थे हमेशा से, तो हम जो है चीज़ों को इसी तरह देखते हैं कि भाई आपनो काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो। हालांकि चीज़ें सुधरती हैं, और उसी मकरे की वजह से ही रहा कि 2021 में मैं 1010 रैंक तक ही रुक गया। हाँ, उसके बाद में ड्रेस्टिक चीज़ें चेंज हुई है, उसके बाद में मैंने ना किसी कोचिंग का सहारा लिया, और फिर जो है मैं सीधा चलता रहा। तो ये आपके विवेक पर डिपेंड है कि आप किस तरह चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाउ एंड व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपरेशन, जो मैंने बता दिया 2020 में। उसके अलावा ऑनलाइन हो गया। कैन वी क्लियर बाय सेल्फ स्टडी, अनडाउटेडली यू कैन क्लियर बाय सेल्फ स्टडी, दिस में टेक टाइम, ओके। उसके अलावा और इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, और ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। आप कर सकते हैं, मैंने भी किया है, लेकिन मैंने नो डाउट कोचिंग जो है वो की है, उसके बाद में मैंने चीज़ें शुरू की है, ठीक है। विलेज और सिटी, विच एनवायरनमेंट इज़ बेटर फॉर द प्रिपरेशन। देखो हम तो जो है विलेज और सिटी दोनों के ही, मतलब जैसे कहते हैं ना इकोटोन जोन, जहाँ पर दो इकोसिस्टम्स मिलते हैं, हम तो वैसे इकोसिस्टम में रहे हैं। तो मैं तो मतलब क्योंकि जयपुर का जो कोर एरिया है वहाँ पर रहता हूँ, तो मेरे लिए दोनों ही चीज़ें बराबर थी। हालांकि मेरा फ्रेंड सर्किल लिमिटेड है। अब हाँ, आप अगर मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे जाओगे तो आपको लगेगा कि लिमिटेड तो नहीं है। तो वो लोग हैं जो मतलब मेरे काफ़ी दूर के हैं, मतलब ऑल इंडिया मेरे काफ़ी बढ़िया अच्छे मतलब मित्र हैं। लेकिन आसपास के एरिया में ऐसे लोग ही हैं जो पढ़ाई वाले हैं, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे कभी मिला नहीं। और गांव परिवार का माहौल हमेशा अच्छा ही रहा है। उन्होंने मेरे लिए हमेशा प्रोटेक्शन का ही काम किया है कि मुझ तक कोई चीज़ें जो निगेटिव हैं या फिर ऐसी कोई कमेंट्स, वो मुझ तक उन्होंने आने ही नहीं दी। तो मैं तो घर पे ही रह पड़ी हूँ। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है, लाइब्रेरी और होम विच इज़ रिकमेंडेड। देखो इट्स ऑल अप टू यू, है ना। मैंने जैसे लगने से पहले, क्योंकि देखो कई सारे साथी होते हैं तो वो हमेशा से आपको थोड़ा बहुत समझते हैं कि हाँ भाई ये मेंस निकाल के इंटरव्यू दे रहा है तो कुछ बात होंगी। तब से ही मुझसे जब लोग पूछते रहते थे पहले से ही, तो मैं यही कहता था कि देखो ये तो आप पे डिपेंड है। आप 15-20 दिन, 1 महीने घर पे पढ़ के देख लो, लगता है कि हाँ भाई पढ़ाई हो पा रही है, सुबह से शाम तक 2-3 घंटे का गैप मिलके भी मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ, तो आप वहाँ पे कंटिन्यू करो। लेकिन लगता है कि नहीं भाई पार नहीं पड़ रही, तो पार नहीं पड़ रही, तब आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं वो देख सकते हैं जाके कि वहाँ पर मेरे से हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा तो आप घर पे भी रह सकते हैं, मतलब इट्स ऑल अप टू यू। हालांकि दोनों ही ऑप्शन बहुत बेहतर है, दोनों ही ऑप्शन बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट बुकलेट यू फॉलोड, देखो ऐसा कोई बड़ी बुकलेट होती नहीं है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती ही नहीं है। हालांकि बुकलेट्स में मैं हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है उनकी बुक्स मैंने देखी है, बाकी उसके अलावा खुद का मैंने थोड़ा कवर अच्छा किया था। न्यूज़पेपर खास करके राजस्थान पत्रिका मैंने बहुत अच्छे से देखा है, भास्कर भी मैं फॉलो करता था। न्यूज़पेपर से क्या है ना कि जैसे इस वाली 23 वाली वैकेंसी से मैंने करंट अफेयर के लिए खास करके कोचिंग, उसके अलावा जो राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका को मैंने करंट अफेयर से ज़्यादा वहाँ पर जो पर्सनैलिटीज़ आती हैं, खास करके कोई आईएएस का, कोई आरपीएस, कोई आईपीएस, ऐसे लोग, उसके अलावा कोई नेता या फिर कोई समाज सेवी, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पर्टिकुलर किसी सेक्टर में, तो मैं उनके उदाहरण नोट करता था अपनी डायरी में, ताकि मुझे वो आंसर राइटिंग में यूज़ हो, मेरे लिए मतलब यूज़ करने लायक हो। तो उसमें मैंने एथिक्स में बहुत सारे लोगों के नाम उससे मेंशन ही किए, मतलब कई सारे, मतलब जैसे डॉक्टर रमन्ना है जिनको आपने जानते होंगे, पद्मश्री मिला उनको, जो मतलब अपाइज हैं, जो काफ़ी कम हाइट के हैं, और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सम्मानित भी किया था। तो ऐसे उदाहरण मैंने अपने आंसर्स में ऐड किए बिकॉज ऑफ द न्यूज़पेपर्स, है ना, जो मैं कहता हूँ बुकलेट। तो न्यूज़पेपर पढ़ो, वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे उदाहरण मिलेंगे, उनको डायरी में लिखा करो साथ साथ, तो वो आपको थोड़ा काम आएंगे। हाउ टू मेक नोट्स, इट इज़ नेसेसरी। मैं पीछे वाले क्वेश्चन से शुरू करूँ, नेसेसरी तो भाई साहब है। आप स्कूल कॉलेज में भी जाते हो ना, जहाँ आपको सिर्फ पास करना होता है ना, हो सकता है फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड, आपको नोट्स तो वहाँ पर भी चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिविल सर्विस क्रैक करनी है, तो नोट्स नेसेसरी है। ये क्वेश्चन सब पूछना ही नहीं है, ठीक है। वो नेसेसरी उतना ही है जितना आपको चलने के लिए जीवन जीते रहने के लिए सांस और एनर्जी के लिए भोजन, मतलब खाना ज़रूरी है, उतना ही नोट्स ज़रूरी है। हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स खुद के बनाओ। अगर आप कोचिंग साथ में कर रहे हो तो वहाँ से एक बार रफली बना लो, उसके साथ में घर आके सेम टॉपिक का बढ़िया, ये मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि शॉर्ट टाइप में, और इतना भी शॉर्ट नहीं कि समझ में खुद को ना आए, बट इतना कि हाँ आप पास पास चीज़ों को कवर कर सकें। जैसे मेरी पॉलिटी के जो फाउंडेशनल सब्जेक्ट उन्हें आप यकीन नहीं करोगे 43 पेज का है मेरा, मतलब पूरा पॉलिटी। उसके बाद में आईआर का अलग है और राजस्थान स्टेट पॉलिटी का अलग है।
उसी तरह मेरे जैसे मेंस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके मैंने बहुत कम मतलब 200 पेज के अंदर मैंने लगभग 3 बड़े मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं। तो नोट इसी तरह बनाने हैं। अब वो बनाने कैसे, उनकी फ़ोटोज़ जो भी तरीके होंगे मैं आपसे डेफिनेटली जो है शेयर करूँगा अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी और अपने चैनल से भी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, देखो नो डाउट टेस्ट सीरीज की का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे हम अपनी बॉडी बनाने के लिए जो है आप जिम वगैरह करते हैं, उसी तरह अपनी आंसर राइटिंग डेवलप करने के लिए टेस्ट सीरीज़ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टेस्ट सीरीज़ आप घर पे दे सकते हैं, आजकल काफ़ी सारे पेपर अवेलेबल हैं। उसके अलावा मैं तो जो करता था खास करके आंसर राइटिंग को लेकर के, मैं सुबह उठते ही जो है आंसर राइटिंग करता था। जो उसके लिए मैंने 2-3 दिन पहले से मैं रोज़ एक किताब रखता था, कॉपी, उसमें अपने आंसर लिख के, क्वेश्चन लिख के रखता था, उनके ही आंसर देता था। तो आप वो कर सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और आप लिखना सीखोगे, है ना। और व्हाट इज़ योर टाइम टेबल, डेली रूटीन। देखो डेली रूटीन तो ये है कि मैं जो बताया हो कि आप गांव और शहर दोनों के ही जो है जोन में है। तो मतलब लगभग 5 बजे उठ जाते थे हम लोग। तो एग्ज़ाम के 3-4 महीने से पहले तक तो मैं 4 बजे उठता था आराम। सुबह उठते ही जो है, जैसे मैंने 1-2 बार पहले भी कहा है कि कई लोगों की आदतें होती हैं कि सिगरेट के बिना वॉशरूम नहीं जाते, कई लोग चाय के बिना वॉशरूम नहीं जाते। मैं ऐसा बंदा था कि बिना आंसर लिखे वॉशरूम नहीं जाता था। मैं उठते ही मुंह धो के पानी पी के ही लगभग आधे से पौन घंटा आंसर राइटिंग किया करता था। रोज़ का मेरा फिक्स था। उससे मेरा जीवन शुरू होता था। फिर धीरे धीरे मैं 1-1, 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट लेता था। शाम तक मैं रात के 8-9 बजे तक जब तक पढ़ता था, तो मैं लगभग 7-8 सब्जेक्ट जो है उसमें कवर करता था, जिसमें 1-1, 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को मैं देता था। उसका रीज़न था कि मैंने सारे तरीके अपनाए थे। लेकिन जो है कई सारे सब्जेक्ट में बोर्डम आ जाती है, ज़्यादा पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे भी। कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम बार बार भूलते हैं। तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट को ख़त्म करके 15 दिन बाद में उसका नंबर आएगा तब तक वो साफ़ हो जाता था। इसलिए मैं उसको बार बार पढ़ता था। और शाम में जल्दी सोता, जल्दी उठता था, 9 बजे के आसपास सो जाता था और सुबह 4 बजे उठता था। बाकी और अपने जीवन में जो है मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखनी है। अब आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपके शौक हो, अच्छे शौक है ना, चाहे घूमना अच्छा हो, कहीं पे बैठना पढ़ाई करना अच्छा लगता हो, खाना खाना अच्छा लगता हो, या फिर दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता हो, फ़ोन चलाना अच्छा लगता हो, जो भी हो, कोई शौक नहीं मारने, बस लिमिट में सारी चीज़ें करनी है। आप मेरे इंस्टाग्राम भी देखोगे तो मेरी लगभग हर साल में एक ट्रिप होती है ना। मैं मतलब 18 से मेरी ट्रिप जीवन में शुरू हुई है। उसके अलावा मैंने साल में कम से कम 2 ट्रिप आराम से लगाई है पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं की। उसके बाद ही मैंने सारी चीज़ें कंटिन्यू रखी हैं, क्योंकि जीवन तो एक ही है ना। अभी आप इसी के एग्ज़ाम में तैयारी करो और भगवान ऐसा करेगा ही नहीं, पहली बात तो, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें करेंगे तो। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है। तो जीवन में जब आप 1-2 साल 5 साल बाद हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप सोचोगे कि मैंने इतने समय के लिए इस एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम दे दिया, इसने मुझे कुछ नहीं दिया, इसकी बजाय मैं ना पढ़ पाया, ना मैंने अपने अब मैं खुश हो पाया, ना मैं घर वालों के साथ रहा, ना मैंने कोई त्यौहार मनाया, ना मैं घूम सका। तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं रखना जीवन में। जीवन में धीरे धीरे सारी चीज़ें चलने दो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बिना काम किए, है ना। वॉट डिड यू एक्सपीरियंस और लर्न फ्रॉम योर प्रिपरेशन जर्नी। देखो प्रिपरेशन की जर्नी तो ऐसी है जो आपको रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है। अब आपके साथ पास में जिस तरह बोल पा रहा हूँ या फिर जो बातें मैं बोल पा रहा हूँ वो सब इसी ने सिखाई है। और जो भी इसमें वो पॉइंट्स होंगे वो आपको धीरे धीरे मैं और शेयर कर दूँगा। उसके बाद में हाउ यू हैव केप्ट योर सेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। देखो मेरे पास मोटिवेशन के काफ़ी सारे मोमेंट थे। मैंने एनसीसी की है तो मैं ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट रहा। ये अपने आप में एक ऐसा मतलब सेकंड ईयर में मैं जब गया तो मैं सेलेक्ट ही नहीं हो पाया उस कैंप के लिए, बट दूसरी बार मैं गया, मैं बेस्ट कैडेट रहा, मैंने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ से जीता। और स्कूल में भी मैंने 2-3 डिबेट जीते थे। उसके अलावा घर परिवार भी मेरा काफ़ी ठीक है, मतलब सभी लोग सपोर्ट करने वाले हैं। तो पहली बात तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जब पड़ी तो मेरे पास जीवन में इतने उदाहरण थे कि मैंने उन्हीं चीज़ों को वापस उकेरा, सोचा कि नहीं भाई मैंने वो कर लिया तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने जीवन में अपने आप में इन्हीं चीज़ों से जो है मोटिवेशन रखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ वॉज योर आरपीएससी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इंटरव्यू बहुत अच्छा था 21 वाले में, हालांकि मेरे नंबर कम थे, मुझे उम्मीद है इस बार अच्छे नंबर आए होंगे। मेंस में भी अच्छे नंबर थे। धीरे धीरे आरपीएससी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। इंटरव्यू लगभग 40 मिनट चला, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए जिनके लिए हम कहीं भी तैयार ही नहीं होते। हमने ना ऐसे क्वेश्चंस मॉक इंटरव्यूज़ में सुने होते हैं, ना हम सोच पाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो वो पूछे गए, मैंने उनको अच्छे तरीके से जो है उनके जवाब दिए। कुछ क्वेश्चंस में बोर्ड में काफ़ी खुश भी हुआ, उन्होंने शाबाश
भी कहा, एक दो बार मुझे बेटा बोलकर भी प्रोनाउंस किया। तो बोर्ड भी को बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव बोर्ड था। और मतलब मैं सच में बहुत खुश हूँ आरपीएससी के इन सुधारों से। आई एम रियली, मतलब ऐसा लगता है कि सच में मतलब हम भी अब यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं, और हम भी जो खुशी खुशी से बता सकते हैं कि हाँ, हम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं। उसके बाद में टिप्स फॉर आर एस न्यू एस्पिरेंट्स। देखो, अब तक जो बोलियो मैं सब टिप्स ही था बेणी, कोई दिक्कत को ना हो, में उनको ही ध्यान रखो। ज़्यादा अलग से किसी की सुनना नहीं है, अपने मन की करो, मेरी भी मत सुनो। आपको अपने आप लगने लगेगा कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे क्या चीज़ें देखनी है और क्या नहीं। तो जैसे जैसे आपको लगे आप उनको ही फॉलो करो। और समय के साथ और वीडियोज़ हम डालेंगे, आप मेरे चैनल से भी जुड़ जाना, साथ में वहाँ से भी मैं चीज़ें जो शेयर करता रहूँगा। योर सक्सेस मंत्र एंड एडवाइस टू हेल्थी कंपटीशन व्यूअर्स। देखो भाई, हेल्थी कंपटीशन व्यूअर्स में ही कौन रहना चाहिए, अपन पढ़ाई भी करनी है। बाकी ये अच्छा चैनल चला रहे हैं, इन्होंने मेरी वीडियो डाली थी, उनके लिए मैंने जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सर सॉरी, हमने बिना परमिशन आपकी वीडियो डाली। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, आपने पॉजिटिव वे में ली। हालांकि कुछ लोगों ने उन पर कमेंट्स किए, तो उन्होंने कहा कि हम उसको सर जो है देख लेंगे। बाकी हाँ, हेल्थी कंपटीशन व्यूअर्स मैंने भी मतलब ज़्यादा समय पहले देखो सच में नहीं सुना, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता कि यूट्यूब पर, इंस्टा पर, इन पे कौन से चैनल चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैं सिर्फ अपनी पोस्ट डालता था जो मैं घूमबा फिरबा जाऊँ जाके, उसके अलावा मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इन्होंने मुझे जो इस बारे में जो है मतलब बात की, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मुझे एक वीडियो डालनी चाहिए। तो यही बात है, सक्सेस मंत्र ये को देखो 3 बात है: कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी एंड क्रिएटिविटी। कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी एंड क्रिएटिविटी। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास रखो, जीवन में कर लोगे, है ना। ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है ना, तो उसने इतनी शक्ति भी दी है कि आप अपनी हर चीज़ अचीव कर सकते हो ना। ईशावश्यम इदम सर्वम, मतलब ईश्वर का हर एक जीव में वास है। मतलब अगर आप में खुद में ईश्वर हैं, तो आप सोचो ईश्वर के बराबर हो आप, तो ईश्वर जितनी आप में क्षमता भी है, तो बस उस चीज़ को इस्तेमाल करो। हाँ, लेकिन ध्यान रखना अपने विवेक के हिसाब से। आपको अगर लगता है कि मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो ही इस मैदान में आना है, क्योंकि ऐसा चक्र है, आप जब तक इससे निकलोगे नहीं, तब तक आप इसी में फंसे रहोगे। ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यू रखो। कई बार होता है कोई ब्याह आगो, फेस्टिवल आगो, कहीं घूमबा चल गया, कोई बात नहीं, आराम से जाओ, बट फिर से कंटिन्यू हो जाओ। ऐसा मतलब होता है ना कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह की टक से जीवन बदल गया ना, मौत को छू के टक से वापस आ जाना। मतलब फ्रिक्वेंटली आप में चेंज होने चाहिए। 2 दिन घूमे हैं, बढ़िया मजा करे, तीसरे दिन फिर से पढ़ाई में लग गए, तो कंसिस्टेंसी रखना है। और क्रिएटिविटी मतलब अपने दिमाग को बोलो, अलग अलग चीज़ें सोचो। आंसर राइटिंग में अलग अलग फॉर्मेट यूज़ करो, अलग अलग, मतलब जैसे चलते टाइम भी गाड़ियों के नंबर नोट करने लग गए, उनको याद करने, जॉइंट करने लग गए कि भाई 1 2 5 7 कितने होते हैं, ऐसे करके। कोई कलर देख लो, स्टेट हाईवेज पे चल रहे हो तो कि भाई स्टेट हाईवे का कलर ये है, मतलब येलो कलर में है ये, लाल कलर में क्या होता है, ब्लैक में क्या होता है। मतलब क्रिएटिव रखो दिमाग को ना, वो अपने आप चीज़ें सोचता रहे। अब जैसे मैंने अपनी जैसे सिलेक्शन के बाद में जो जन संबोधन रैली निकाली, तो वो सारी चीज़ें मेरी सोची हुई थी, है ना। क्योंकि आज से 2 साल पहले मेरे बड़े भैया आईएएस लगे थे ना, गाँव से ही, हर्ष चौधरी जी। तो उनकी रैली में जब मैं गया, तो मुझे तब से मैंने सोच रखा था कि अगर भगवान ने जीवन में ऐसा मौका दिया ना, तो मैं भी वो चीज़ें करूँगा। तो वो पहले से मेरी क्रिएटिविटी में थे कि मुझे हाँ, ये करना है, इस तरह करना है, इनको बुलाना है, इनसे बात करनी है, ये बोलना है। तो वो क्रिएटिविटी जीवन में साथ साथ चलने दो, कुछ ना कुछ सोचो एक्स्ट्रा। दिमाग को फ्री मत छोड़ो, समझ रहे हो। दिमाग को फ्री नहीं छोड़ना, दिमाग में कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा चलते रहना चाहिए। पढ़ाई के अलावा शाम को सोने से पहले 2-5 मिनट कुछ अच्छा सोच के सो। तो ये सब बातें हैं। और जैसे जो है आप सभी का जो प्रेम मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़िया पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, कहीं दिक्कत को ना, राम जी राजी से। ओके। और अभी जो है कुछ और अपडेट रहेंगी तो साथ साथ में शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपका प्रेम इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट किसी जो है वीडियो के अंदर। धन्यवाद।